सिर्फ तमिलनाडु में थोड़ा उलटफेर हमको देखने को मिला है, बाकी केरल में और पश्चिम बंगाल में और असम में वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा है जो शुरुआती दौर से था। और आप देखिए जरा टैली पर नजर डालिए, अब तो सारे रुझान आ चुके हैं और 166 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। मतलब वो 170 जो बता रहे थे, देवेंद्र भी सर ने भी बताया कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स 170 तक जाने की बात मानकर चल रहे हैं। तो 166 पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 122 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। भारी नुकसान है, 215 सीटें जीती थी ममता बनर्जी अपनी तीसरी सरकार बनाते वक्त, और इस वक्त आप देखें 2 घंटे की काउंटिंग के बाद सिर्फ 122 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। क्या 100 के आसपास कहीं जाकर के टीएमसी रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे वो मुमकिन होता दिखाई दे हमें, देवेंद्र? संभव है सौरभ। और एक चीज़ जो बार बार कही जाती थी, जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को कम बता रहे थे कि बीजेपी 294 नहीं 215 पर ही लड़ रही है, लेकिन और 215 में से 148 सीट लाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें सौरभ, तो 68-69% के आसपास हुआ, मतलब 70% भी मान लें तो। जबकि बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 149 सीट पे लड़के 132 पे जीत रही है, मतलब परसेंटेज वाइज 88%। गुजरात में 85%, मध्य प्रदेश में 70%। तो उनका जो जीतने का कन्वर्जन रिकॉर्ड है ना, वो कई स्टेट में बहुत हाई है। और उसके पीछे जैसा कि शुरू में भी सौरभ मैंने कहा था कि स्टार्ट करते हैं वो इलेक्शन को मैथमेटिक्स से और ले जाके ख़त्म करते हैं केमिस्ट्री पे। बंगाल का इलेक्शन भी पूरी तरह से मैथमेटिकल रहा, एक एक बूथ पे जहाँ आपकी ताकत है या ताकत जहाँ पोटेंशियल नज़र आ रहा है वहाँ पर बीजेपी ने ताकत लगाई। जहाँ उनको ये समझ में आ रहा था कि इस बूथ पे या इस क्षेत्र में मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं, उसको उन्होंने सीधे छोड़ा। बिल्कुल। और देवेंद्र, जो बात आप कह रहे थे कि छोटे छोटे अगर बात करें, वोट बैंक जो था, चाहे वो 2000 वोटों का हो, 5000 का हो, 7000 का हो, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि उसको भी साधा जाए और दिल्ली से या दूसरे स्टेट से अपने वो स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी वाले नेता वहां पर डिप्लॉय किए कि हमारे लिए 2000 भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उसमें जैसा कि किसी को भी अगर ये कहिए कि रवनीत बिट्टू जो कि पंजाब के लीडर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो बंगाल में जाके 20-20 दिन तक इलेक्शन कर रहे हैं, तो वो शायद एक बार हंसेगा कि वहाँ पर क्यों इतना बड़ा फैक्टर है। जबकि स्थिति ये थी कि उनको ये कहा गया था कि जितने वहाँ पर जो सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, उनको आपको टारगेट करना है। उसके लिए आप गुरुद्वारा जाइए। केंद्र में क्योंकि रेल के मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर रेल यूनियन बंगाल में बहुत मजबूत है, उनके लोगों से संपर्क है, तो इनफॉर्मल वे में उनसे मिलिए, उनको समझाइए। तो एकदम से स्ट्रेटजी बना के ब्रिजवासी का कोई सांसद है वहाँ पे, जो ब्रिजवासी के लोग हैं उनके बीच लगता है, यूपी बिहार वाले को उनको इन्वॉल्व करो। तो साउथ इंडिया सोचिए ना, तेजस्वी सूर्या कोलकाता में उतर रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ साउथ इंडियन वोट है तो उनके बीच आपको रिच करना है। तो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ बीजेपी ने रणनीति बनाई थी। और एक चीज़ का ध्यान रखा गया था कि जब इतने बाहरी लोगों को आप प्रचार के लिए लेकर जा रहे हैं तो ये सिर्फ जो इनका टारगेट ऑडियंस हैं उनके बीच ही कम्युनिकेट करें। ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें और फिर बंगाली वर्सेस बाहरी वाला नैरेटिव चल जाए। तो ये सतर्कता बीजेपी ने बरती थी, जो कि पे करते नजर आ रहा है। पूरे चुनाव में मैंने देखा कि बीजेपी के किसी एक नेता ने कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं कह दी जिसको लेकर के ममता बनर्जी उसको बंगालियों के खिलाफ कोई इशू बना सके। तो ये जो केयरफुलनेस थी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। 2 घंटे की काउंटिंग का जो रुझान है वो अब आपके सामने है। बात सबसे पहले बंगाल की ही करते हैं। 293 सीटों का रुझान आ चुका है। 164 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, 124 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर एनडीए की सरकार है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की आंधी चल रही है। बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई दे रही है। असम की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी 100 सीटों की लीड पर दिखाई दे रही है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की ताकत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 5 राज्यों के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी की ताकत दिखाई दे रही है। जो अंग बंग और कलिंग की बात करे थे, बिहार, उड़ीसा और अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 10 साल से जहां पर बीजेपी की सरकार थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जहां पर चुनाव लड़ा गया, वहां पर भी बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों में आप देखें तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है, लेकिन असम में वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। ये बीजेपी की ताकत असम में दिखाई देती है। लेकिन पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का वो किला, वो दुर्ग जो सबसे मजबूत था,
वो उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 121 सीट पर इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है, यानी कि 93 सीटों का नुकसान यहां पर टीएमसी को दिखाई दे रहा है। और अजय जी, ये बहुत बड़ा सेटबैक ममता बनर्जी के लिए होने जा रहा है अगर यही नतीजों में तब्दील हो रहा है तो। देखिए, ममता बनर्जी अगर ये चुनाव हारती हैं तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, नेशनल लेवल पर भी उनकी जो लीडरशिप है उसको धक्का लगेगा। वो फाइटर हैं, ये नहीं है कि वो आसानी से हार मान लेंगी, वो लड़ेंगी, इसके लिए किसी को ब्लेम करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज पश्चिम बंगाल की जनता जानती है उसने किसको वोट दिया है, इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन 168 जो मैं पहले कह रहा था, मुझे बीजेपी के बड़े लीडर ने 170 कहा था, मुझे लगता है वो शायद भविष्यवाणी सच हो जाए। 170 सीटों पर बीजेपी आगे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुत्व के एजेंडे पर बार बार बीजेपी ये कह रही थी। शुभेंदु अधिकारी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हिंदू पोलराइज हुआ, हिंदुत्व के एजेंडे पर भी वोट पड़ा, तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया गया, एंटी इनकम्बेंसी थी, ये टोलाबाजी, ये मस्तानों की टोली, ये लुंगी वाहिनी, ये बाइक वाहिनी। अब इस कल्चर से पश्चिम बंगाल की जनता बाहर आना चाहती है और इसीलिए लोग इनसे नाराज थे ना, इन्हीं वजहों से नाराज थे। और दूसरा, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। अब शुभेंदु बनर्जी की अच्छी बात क्या है कि वो जो बात है साफ साफ कहते हैं। उनके नैरेटिव में इफ बट कुछ नहीं है। हिमंता बिस्व शर्मा के नैरेटिव में इफ या बट कुछ नहीं है। वो सीधा मियाँ मुसलमान कह के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जिसने नैरेटिव असल में कुछ और सामने कुछ करने की कोशिश की, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज के ज़माने में लोग सब समझते हैं। यानी प्रिटेंस बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था कि ममता जो है वो दुर्गा आंगन भी बनवाएंगी, मंदिर भी बनवाएंगी, उसके बाद नमाज अदा करने भी जाएंगी, अचानक से कोर्स करेक्शन करेंगी। तो ये हिंदुओं को भी समझ में आया और भद्रलोक के हिंदुओं को भी समझ में आया। भय के आगे भरोसे की भी जीत थी, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो छापा कहा जाता था कि 12 से 2 के बीच में हर बंगाली जो है माछ भात खा के सोने चला जाता है और उसके बाद काम करता था छापा। आपके पास पोलिंग बूथ पर लाइन नहीं नजर आती थी, लेकिन जब वोट परसेंटेज आता था तो उसमें लाइन जो नंबर से वो बड़े इन्फ्लेटेड नजर आते थे। तो छापा मुक्त चुनाव की जो बात हो रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस चुनाव में कंसिडर किया गया है। लेकिन यहां पर ये जीत बीजेपी के लिए, अगर ये जीत में कन्वर्ट होते हैं, यही ट्रेंड्स जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी होगी। और रजत जी, कोर्स करेक्शन की बात करें तो बीजेपी को भी यहां पर तारीफ होनी चाहिए कि 2021 में जो गलतियां की थी उसका बहुत फास्ट पेस के साथ कोर्स करेक्शन किया। भारी वर्सेस बंगाल इसको नहीं होने दिया, हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व पे शिफ्ट किया। उसके कई नेता मात भात खाते भी नजर आए। देखिए, इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी और नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल की जनता से कनेक्ट, उनकी पब्लिक मीटिंग में जिस तरह से साफ साफ बात कहते थे और जितनी चतुराई से वो अपनी बात जनता को कन्वे करते थे, उसका असर है। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय नेता हैं। ये 2014 में, 2019 में साबित हो चुका था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी लोग उन पर भरोसा करेंगे, ये उन्होंने इस बार साबित करके दिखाया। तो पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 50% वोट दिखाई दे रहा है। अच्छा, भवानीपुर की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की हॉट सीट की बात कर रहे हैं। यहां पर ममता बनर्जी को लीड दिखाई दे रही है। हालांकि बीच में एक ऐसा मौका आया जब यहां से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भवानीपुर से लीड बना ली है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। खड़गपुर सदर की बात करें, जहां से बीजेपी के एक और महत्वपूर्ण लीडर हैं दिलीप घोष, वो आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी ने इस चुनाव को जिस तरीके से ताकत से लड़ा और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी, और जिस तरीके की सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड की गई, क्योंकि 2021 के चुनाव में कत्लेआम होना, मारपीट होना, पोलिंग एजेंट्स को दौड़ाना, इस तरीके की घटनाएं खूब देखी गई, पोलिंग के दौरान भी और पोलिंग के बाद भी देखी गई। लेकिन फियर फैक्टर जिस तरह से इस बार के चुनाव में खत्म किया गया, उसका रिफ्लेक्शन इस वोट में भी दिखाई दे रहा है। उसका रिफ्लेक्शन ये भय और भरोसा जी, ये जो दो एक सेंटेंस में नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, ये बंगाल की जनता को आसानी से समझ आ गया। भय से निकल के भरोसे की तरफ बढ़े, और ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल में उद्योग आए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे, पश्चिम बंगाल एक पॉजिटिव रास्ते पे चले, इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सर, 170 की आप बात कर रहे थे और देखिए 170 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी रुझानों में छूती हुई दिखाई दे रही है। ये एनालिसिस जो बीजेपी के लीडर्स कर रहे थे, ये मैं बता देता हूँ। निशिकांत दुबे ने मुझे ये कहा था कि 170 सीटों से कम नहीं होंगे, बहुत हुआ तो 160, लेकिन 170 का आंकड़ा हम तय करेंगे और आसानी से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा 4 तारीख को आप ये टीवी पर अनाउंस कीजिए और 5 तारीख को पश्चिम बंगाल में आकर हम पार्टी करेंगे।
तो चलिए फिलहाल उनका जो एस्टिमेशन है बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि 170 180 का टारगेट सुवेंदु ने रखा था। सुवेंदु ने जब बात की थी उन्होंने कहा था 180 जो है वो अपना टारगेट मान के चल रहे थे। और जिस तरह से बीजेपी की तैयारी लगातार बढ़ती जा रही है तो ये टारगेट और भी ज्यादा आगे बढ़ता जाए इसमें भी किसी को शक नहीं होगा। और प्रदीप जी तो उस पर लगातार कायम है। लेकिन एक और चुनाव जिस पर सभी को ध्यान भी देना चाहिए और वहां पर एक चमत्कार हुआ है वो टीवी के, जो किसी भी पोलस्टर ने शायद 1 या 2 को छोड़ दें तो किसी ने पोलस्टर ने भी इस तरह की थंपिंग विक्ट्री जो है उनके लिए प्रिडिक्ट नहीं की थी। टीवी के विजय 80 के बाद अगर हम बात करें कई दशकों के बाद तमिलनाडु में एक सुपरस्टार जो है वो नेता के तौर पे स्वीकार्य हो गया है। और ये अपने आप में काफी बड़ा 105 सीटों पर बढ़त बहुत बड़ी बात है। और मेडन मतलब पहली बार आप आ रहे हैं, आपका कोई कार्डर नहीं है। सब लोग कहते थे फैन बेस कार्डर लोकल चैनल्स पर क्या है? जी बिल्कुल, यही 104 सीटों पर टीवी के को अभी लीड दिखाई जा रही है। 78 पर एआईडीएमके है और उसके अलावा 49 पर डीएमके। देखिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जहां पर हुआ उसको मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं। चेन्नई की जो 16 सीटें हैं 16 की 16 सीटों पर टीवी के आगे है। तिरुवल्लुर की 10 सीटें हैं, इस पर 10 की 10 सीटों पर टीवी के आगे है। चेंगलपेट की 4 सीटों में से 3 टीवी के आगे, 1 एआईडीएम के आगे है। कांचीपुरम की 3 में से 2 टीवी के आगे और 1 एआईडीएम के आगे। तिरुवन्नामलई जो कोंगू बेल्ट के क्षेत्र में आता है वहां पर एआईडीएमके का जोर रहता है। वहां पर 8 में से 6 सीटें जो है एडीएमके रिटेन कर पा रही है। इसी तरह कडलूर, पुदुकोट्टई, तिरुचि, ईरोड, तिरुचि में खुद विजय वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 10 में से 8 सीटों पर टीवी के आगे रजत जी। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जहां पर भी डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर टीवीके ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और जहां जहां पर एआईडीएमके का स्ट्रांग होल्ड है उसको एआईडीएमके अभी तक डिफेंड करने में कामयाब है। एक और चीज दिख रही है कि अर्बन और रूरल का डिवाइड दिख रहा है। अर्बन में विजय, रूरल में एआईडीएमके। तो इस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अगर सरकार किसी की स्पष्ट बहुमत से नहीं बनती है तो ये तमिलनाडु के लिए अच्छा होगा। वरना किसी एक सेक्शन की सरकार बन जाए तो फिर वो नाराज़गी, असंतोष, सब तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन अर्बन इलाके से अगर टीवीके आ रही है और रूरल इलाके से एआईडीएमके आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि विजय को सरकार बनाने में कोई दिक्कत होगी। सर सत्ता के विरोध में ही पश्चिम बंगाल में भी वोट पड़ा है, तमिलनाडु में भी सत्ता के विरोध में वोट पड़ा है। लेकिन एक इकलौता असम अगर हम यूं कहें, केरल में भी लेकिन इकलौता एक असम हम कहें तो यहाँ पर सत्ता के साथ वोट जा रहा है। प्रो कंबेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 102 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 21 पर। मनोज जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। मनोज जी, आज केवल नेताओं के ही रिजल्ट का दिन नहीं है, आज आपके एनालिसिस का भी रिजल्ट का दिन है। तो ये टीवीके को लेकर तो ऐसी आंधी आएगी ये तो अंदाजा बहुत लोग नहीं लगा पाए। नहीं, बहुत लोग लगा। पिनाक जी ने बोला कि भाई कुछ थे कि जो उन्होंने अनुमान लगाया था टीवीके के, लेकिन जिन लोगों ने लगाया था वो एआईएडीएमके को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, डीएमके के साथ उनका किया था। तो वहां पर ही हम देखें कि टीवीके के लहर को तो पकड़ लिए, लेकिन एआईएडीएमके के जो पकड़ थी उसके बारे में वहां उनका भी अंदाज गलत हुआ था। एक चीज था कि विजय को लेकर मेरा जो अनुमान था उस समय कि एक माने जो पहली बार पार्टी आ रही है और ये 0 से सत्ता के पास पहुंचेगी उसमें मुझे डाउट था। लेकिन जो चीज़ें हमसे गलतियां हुई हैं उसमें एक गलती ये हुई है कि जिस तरीके से यूथ ने पैसे खरीद कर टोपी पहना, टी शर्ट पहनकर लोग गए प्रचार करने के लिए, बूथ पर अपने पैसे लगाकर गए, तो उसका मायने समझने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ। विसल जो ब्लो हुआ ना, विसल ब्लोअर की तरह से उन्होंने काम किया कि जो विसल थी कि विजय, विसल और टीवी के, तो वो उसका करिश्मा पूरा जो उनकी रैलियों में दिखता था, उनके रोड शोज में दिखता था, वो यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन रजत जी, एक लंबे गैप के बाद रजनीकांत भी आए थे, कमल हसन भी आए थे अपनी पार्टी लेके, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर सके। ये ऐसा लग रहा था कि जो विजय की अपनी इमेज, विजय ने जो कई वर्षों में एक इमेज क्रिएट की है, कॉमन मैन की इमेज। सी पहले जो आए थे, एमजीआर हो, कमल हसन हो, ये लोग स्टार्स थे, बड़े लोग। अब यहाँ की जो डीएमके की भी नेता हैं, स्टालिन, आम आदमी की पहुंच से बाहर, ये लीडर और वो जनता। विजय ने उस फर्क को कम कर दिया। विजय ने खुद अपनी इमेज ऐसी क्रिएट की कि वो एक कॉमन मैन है, आपकी पहुंच के भीतर हैं, जैसे आप हैं वैसा मैं हूं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, और मैं नायक हूं जो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसका फ़र्क लोग पड़ पा, ख़ासतौर से यंगस्टर्स पे और वुमेन पे। ये तो फैंस तो ये थे ही थे ये लोग, लेकिन फ़ैन के मन में ये विश्वास पैदा करना कि मैं राजनीति में आकर सरकार चलाऊंगा और आपके लिए काम करूंगा, ये भरोसा उन्होंने क्रिएट किया है।
एक बात राघवन जी ने बड़ी sanction जो इंटरेस्टिंग लगाया बताई था थी। सर डीएमके की गवर्नमेंट रहते हुए, क्योंकि आप इस बात को लेकर यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि 38 डिस्ट्रिक्ट में से विजय सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव प्रचार कर पाए खुद जाकर, क्योंकि हर जगह पर उनके लिए पाबंदियां थी। उनको यह कहा जाता था कि आप 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया उन्होंने एक बहुत बड़ा जरिया बनाया, क्योंकि उनकी स्टारडम है तो उसका एक बहुत बड़ा टूल उन्होंने उसको उनकी इस्तेमाल फिल्म नहीं किया। रिलीज होने दी उनकी गई। फिल्म जननायकन रिलीज नहीं होने दी गई। 10 तारीख को अब उसको सेंसर बोर्ड ने ओके कर दिया, 10 तारीख को उसकी रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब ये डबल ब्लॉकबस्टर हो गया है। मुख्यमंत्री की फिल्म हो जाएगी फिर तो ये। इसमें दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी विजय को अपने साथ लाने की, नहीं, राहुल गांधी ने भी और की थी। वो नहीं, बीजेपी ने कोशिश की हाँ। और राहुल गांधी ने मना कर दिया। नहीं, कह वो रहे डीएमके कुछ और के लोगों ने साथ। मना ये किया। प्रदेश और DMK के नेतृत्व साथ। चाहता था। नहीं, हाँ। तमिलनाडु का प्रदेश नेतृत्व ये चाहता था, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने रीड किया कि ये एक फिनोमिना है विजय, तो वो कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी थी। उन्होंने ये बहुत जोर देकर कहा था कि इस बार हम डीएमके से बाहर चले जाते हैं और टीवीके के साथ हम एक गठबंधन बनाते हैं। इतना ज्यादा इस लेवल पर चला गया था रजत जी की चौड़ंकर जो वहां के चुनाव प्रभारी हैं उनको डांटा था राहुल गांधी ने। ये खबर हमें आई थी, उसके बाद उनको हटाया गया था। स्टालिन ने उनको पसंद करने से मना कर दिया था, उनके साथ बात करने से मना कर दिया था। फिर चिदम्बरम को यहाँ से सोनिया गांधी मतलब ने जिसे भेजा था। जमीन की नहीं, पकड़ है राजनीति उसी को के डांट साथ लगा दी गई। राजनीतिक रणनीति की समझ को आप इससे इन खबरों से नापिए। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर बिहार के एक बीजेपी नेता के घर पर एक दावत थी, उसमें अमित शाह भी गए थे। अमिताभ जी, अरे देवेंद्र जी को मालूम है। उसमें किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या टीवीके से भी समझौता कर सकते हैं, तो उनका जवाब था, अरे भैया हमको चुनाव जीतना है। तो उन्होंने कहा कि टीवीके से समझौता करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको मालूम था कि टीवीके क्या रोल प्ले करने वाला है, जबकि पार्टी उस समय बनी ही बनी थी। मतलब बहुत से लोगों को लग रहा था कि देखिए रजनीकांत आए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, भाग गए कि फैन क्लब जो है वो वोटर में बदलेगा कि नहीं। लेकिन विजय डटे रहे, उनको लगा कि हम परिवर्तन ला सकते हैं। अमित और वो शाह की दिखाई रणनीति का एक और बड़ा उदाहरण हिमंता बिस्व शर्मा है, जिनको राहुल गांधी ने नकार दिया, उनको उन्होंने स्वीकार किया और मौका दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है। 125 में से 101 सीट पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि गौरव गोगोई ने बड़ी कोशिश की जिसमें उन्होंने कुछ देवेंद्र एमओयू भी साइन किए। होम जो वहाँ की अस्मिता है उसको उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ की लीडरशिप को समझ रहे थे वो कांग्रेस पार्टी से दूर होते चले गए। बारदोलाई की हम बात कर लें, एंड मोमेंट पर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीच चुनाव के दरमियान उतना बड़ा झटका वो अपने आप में नैरेटिव खराब करने के लिए काफ़ी था। हालांकि अपर असम में अखिल गोगोई और बाकी लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक चैलेंज देने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, तो उनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाली कि आप सिर्फ अपर असम में फोकस कीजिए, आपको उन्हीं कंस्टिट्यूंसीज में जाना है। तो इलेक्शन लड़ने का जो तरीका था हेमंत बिस्व शर्मा का, वो बहुत शार्प था। देवेंद्र, ये भी नहीं भूलना चाहिए ना, जो कांग्रेस के पॉपुलर हिंदू लीडर थे उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया जी, और बार बार ये बताना भी कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से 25 से 30 तो हमारे ही हैं, हमारे लोग हैं। नहीं, और कहा इस जाता है लेवल का हिमंता के बारे में पेनिट्रेशन कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो हैं भले ही बीजेपी में, लेकिन जो उनका मोडस ऑपरेंडी है वो कांग्रेस के स्टाइल में, उनके नेताओं के भी काम वो सबसे अच्छे से कर देते हैं, सबको खुश करके एक रखते हैं। कांग्रेस पार्टी है और एक बीजेपी के अंदर भी एक कांग्रेस पार्टी है। असम में डिलिमिटेशन भी जो हुआ था उसमें कई सीटों में माइनॉरिटी वोट बट गया है काफी हद तक जाके, तो उससे भी कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है। कांग्रेस वैसे भी नहीं जीतने वाली थी ये चुनाव, लेकिन जो 2-4 सीटें और कम आई हैं वो उसका भी एक नतीजा है।